तो आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत एक ऐसे सेशन में जहाँ पे हम सभी लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज है 14 अगस्त। आज आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आप सभी को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। तो आज के दिन पे हम करेंगे 14 अगस्त का करंट अफेयर। जिस जो भी बच्चे किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो यूपीएससी की कर रहे हैं, क्योंकि हम डिटेल में करते हैं और साथ-साथ क्वेश्चंस भी करते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट भी करते हैं। तो जो चाहे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी बैंक या एग्जाम की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। एक बार जल्दी से आ जाइए क्योंकि हम यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट डेली बेसिस पर हम लोग एमसीक्यू के साथ कंप्लीट स्टैटिक जीके के साथ प्रॉपर एनालिसिस के साथ हम करंट अफेयर को कर रहे होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे कि आप सभी विजुअल हूँ या नहीं हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ भाई जल्दी से सभी बच्चे। इस उम्मीद आशा के साथ सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आप सभी को पता है हम जो करंट अफेयर कर रहे हैं डेली का, वो किस बिहाफ पे होता है। सबसे पहले हम करते हैं रिवीजन, हमने लास्ट क्लास में किया है। फिर उसके बाद हम कर रहे होते हैं वो सभी सवाल जो आज का करंट अफेयर है। उसके बाद हम कर रहे होते हैं नॉलेज बूस्टर सीरीज के अंदर हम लोग कुछ रिसेंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके वाला पार्ट करते हैं, रिसेंट से रिलेटेड होता है। और उसके बाद हम लोग एक सवाल आप सभी, ये कंप्लीट सीरीज होता है हमारे इस पूरे क्लास का। आप सभी लोग इससे एक आपको ओवरव्यू पता लग गया होगा कि किस तरीके से हमारा जो सेशन है वो कंडक्ट होता है। आ जाइए भाई सभी लोग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन के साथ, और मोटिवेशन थॉट क्या है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, बस मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़। देखिए, आपने जब कभी किसी चीज के लिए संकल्प ले लिया ना, तो अपने संकल्प में विकल्प मत। जिस भी बच्चे ने, जिस भी इंसान ने अपने संकल्प में विकल्प लेकर आया, तो वो कभी भी विकल्प आपका संकल्प बन ही नहीं सकता है। फिर मतलब आपने सिर्फ उसको सपने की तरह रखा हुआ है, एक सपने तरीके से सजोए, उसके प्रति आप काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका संकल्प जो है एक मंजिल में बदले, आप सपने जो आप कड़ी मेहनत, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है मेहनत का मेरे भाई। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखिए। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। आप सभी को गुड मॉर्निंग है। सबसे पहले आप सभी के सामने सवाल है, कल वाला जो सेशन हमने किया था उसके प्रति हम लोग करेंगे वो सवाल जो हमने कल 13 अगस्त वाले दिन में किया था। मैंने बताया सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं, तो इसी तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। सवाल है आपके पास, विच स्टेट इज द नारली फेस्टिवल सेलिब्रेट। ये जो नारली पूर्णिमा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। नारली पूर्णिमा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया है, किस राज्य में? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर केरल? क्या इसका सही आंसर? जितने भी बच्चे हैं जल्दी से फटाफट आंसर बता देंगे भाई। देखिए, मैं ये नहीं कहता आप सभी लोगों, आप सही आंसर ही कीजिए, गलत आंसर कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप सभी लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अपना पहला विदेशी रेल प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है, किस देश से ऑर्डर प्राप्त हुआ है? जैसे कि आप सभी लोगों के बारे में बहुत डिटेल में मैंने समझाया था। जो भारत देश है, सॉरी, जो भारत देश के अंदर ये जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, ये तीन आपके वर्टिकल्स में काम करता है, डिफेंस, एरोस्पेस, रेल एंड मेट्रो, और आपके कंस्ट्रक्शन के लिए काम करता है। इसी वजह से आप सभी को इसके बारे में पता, इसको एक पहली बार मेडन आप कह सकते हैं, पहली बार ऑर्डर मिला है कौन से देश से? मलेशिया के रेल मेट्रो बनाने के लिए, जो कि पहली बार एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एक भारत लिमिटेड कंपनी को मिला, भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड कंपनी को है मिला है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में किस विधानसभा में अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया गया है? आप समझ रहे हैं, आपका गार्जियन वीटो, ये जो कि मैंने अभी कल क्लास के अंदर भी इस बात को बोला था कि पूरे आपके देश में पास हो जाने तरीके की पुरानी फीस आपके प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा लगाया जाता है बच्चों पर, उसी तरीके से जो है आपके जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि सरकारी स्कूल में ऐसे व्यवस्था नहीं है, ऐसी एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि वो अच्छे से पढ़ा पाए अपने बच्चों को।
इस वजह से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा महँगे हैं, तो वो वहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसकी वजह से जो पढ़ाई से पीछे रह जाते हैं बच्चे, इस वजह से यहाँ पे एक ऐसा आपका बिल पास हुआ है दिल्ली असेंबली के अंदर, जो कि आपकी इसके ऊपर लिमिट लगा सकेगा जो प्राइवेट स्कूल्स मनमानी फीस लगा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से फटाफट आप सभी क्या इसका सही आंसर होगा? बिल्कुल, कल ही मैंने डिस्कस किया था भाई, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है आपके पास, तमिलनाडु की नई राज्य शिक्षा नीति 2025 में किस भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है? अभी मैंने उस दिन समझाया था कि जो एनईपी पॉलिसी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 3 लैंग्वेजेस को प्रेफ़रेंस देती है। ठीक है? एक आपका कोई भी फ़ॉरेन लैंग्वेज हो सकता है, 2020 की हमारी एनईपी पॉलिसी जिसमें 3 लैंग्वेजेस, एक आपका जो है फॉरेन लैंग्वेज और 2 आपका कोई भी लोकल और आपका हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है बेटा? तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, तमिलनाडु ने इसको पूरी तरीके से वॉयलेट करके अपना खुद का जो है एजुकेशन पॉलिसी बनाया और उसमें जो है 2025 का एजुकेशन तमिलनाडु ने कहा कि भैया हम अपने पढ़ाई में स्ट्रक्चर में एकेडमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लैंग्वेजेस को रखेंगे। एक खुद तमिलनाडु का लैंग्वेज होगा और एक आपका इंग्लिश का लैंग्वेज। सोचिए किस तरीके की को पूरी तरीके से इन्होंने इग्नोर कर दिया है। ठीक है? तो क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तरीके से हिंदी लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया, सिर्फ़ अपने 2 लैंग्वेजेस को इन्होंने प्रायोरिटी दी है। अगला सवाल, हिरोमासा उपाराकावा उराकावा किस देश की मुक्केबाज़ थी जिनका अभी रिसेंट में देहांत हो? आपको नाम से लग रहा होगा हिरोमा उराकावा जो है ये कहाँ से थे? जापान के बॉक्सर थे जिसके सर पे चोट लगी, डेथ डेथ हो गई। अगला सवाल है, छोटा भीम कॉमिक सीरीज जो है वो लॉन्च किया गया है पब्लिक विजन किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो आप सभी का आंसर क्या हो जाए? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन राइट आंसर। अगला सवाल आप सभी लोग जानते हैं, किस राज्य में बारदत क्षेत्र का दूसरा आवास, which state has the Barda region been declared as the second? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कल मैंने आपको पूछा भी था, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? याद कीजिए आप सभी लोगों को पता है गिर नेशनल पार्क कहाँ है? आप सभी लोगों ने बोला था कि सर हमारा जो गिर नेशनल पार्क है, ये आपके गुजरात में है। बिल्कुल, एशियन जितने भी लायंस हैं, सबसे ज़्यादा जो एक्चुअल में पाए जाते हैं, वो आपके गुजरात में ही पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ के जो बारदा रीजन है, उसको पूरी तरीके से सेकंड होम लायंस के रूप जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। अगला सवाल है, नारी अदालत वुमेन है वो लॉन्च किया गया है, बताइए कहाँ पर लॉन्च किया गया? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या सिक्किम? कल ही मैंने इस सेशन को लिया था डिटेल में, जिस बच्चे को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है स्ट्रैटेजी के साथ, तो कल वाला आप लोग सेशन ज़रूर ले, बताया ना। हम सभी चीज़ें डिटेल में पहले आज सेशन में करते हैं, अगले सेशन में हम उसको एज़ अ रिवीजन पर्पस करते हैं। सिक्किम के अंदर जो है ये आपका नारी अदालत जो है वुमेन्स के लिए लॉन्च किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं हो, नॉर्मल आपके सिविल केसेस हों, डोमेस्टिक वायलेंस नॉर्मल केसेस हो, तो इसको सॉल्व किया जा सके आपका जल्द से जल्द इस अदालत में वो। अगला है यहाँ पे, ऋषभ यादव ने विश्व इस खेल में भारत के लिए पहला पदक, ऋषभ यादव हैज वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया विच स्पोर्ट्स एट वर्ल्ड गेम्स 5? व्हाट विल बी योर राइट आंसर? आप कहेंगे सर आर्चरी आपका बिल्कुल सही आंसर, जो कि भारत के लिए ये पहला मेडल है आपके वर्ल्ड गेम्स 5 के आर्चरी में। आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें जो मैंने, ठीक है? चलिए आ जाइए आज के सेशन में, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज़ न्यूज़ एनालिसिस Abhishek Shukla and will discuss about the today's current affairs. Each and everything we will discuss, proper analysis, proper static GK, and proper MCQ, and most expected questions that might be possible come in your coming exam, whatever the exam you are preparing, जो भी एग्जाम्स हो, हर एग्जाम में करंट अफेयर का, ठीक है? चलिए आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला ही सवाल है, व्हेन वर्ल्ड ऑर्गन डे डोनेशन डे सेलिब्रेट, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा इसका? विश्व
अंगदान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? बहुत आसान सवाल है। रिसेंटली में आप सभी को पता है आज है 14 अगस्त और कल 13 अगस्त वाले दिन है आपका वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो है मनाया गया। आप सभी को इसके बारे में थोड़ा सा बता कि अंगदान के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डे है मनाया जाता है, क्योंकि इससे आपके समाज में जो भी ऑर्गन्स वेस्ट हो रहे हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन जो है ये मनाया जाता है। अब सभी लोगों को मैं बता दूं अवेयरनेस बढ़ाया जा सके जिसके वजह से लोग वेस्ट ना जाए सके, किसी इसी ऑर्गन का इस्तेमाल करके बचाया जा सकता है किसी व्यक्ति को। ठीक है, इसका जो थीम रहा वो है आंसरिंग कॉल। इस थीम के साथ ये वर्ल्ड ऑर्गन डे मनाया गया। और आपको पहली बार बता दूं रोनाल्ड हेरिक 1954 में अपने जुड़वा भाई को अपनी किडनी दान करने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसे यह पहला सफल ट्रांसप्लांट हुआ। पहला सफल अंग ट्रांसप्लांट किसने किया था? रोनाल्ड ली हेरिक ने, जो कि 1954 में भाई को दी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं अपने, बताएंगे फटाफट आंसर। राज्य स्वास्थ्य नामक उत्कृष्टता सूचकांक जो श्रेष्ठ पहल का वो आरंभ किसने किया है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सभी लोग इसको एकदम मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव के साथ साथ एक बहुत बड़ी सीख भी है जो हमें मिला। देखिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान, इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आपके देश के अंदर CDSCO है, किसी को पता है CDSCO का? CDSCO का ये जो आपके देश के अंदर CSCO है, इसका एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज का परफॉर्मेंस को पूरी पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा सके, उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके, जो कि आप ड्रग अथॉरिटीज हैं जो दवाइयां बना रही हैं उनको मॉनिटर प्रॉपर तरीके से किया जा सके, देख रेख किया जा सके, जिससे आपके ड्रग्स की क्वालिटी और भी ज्यादा इम्प्रूव किया जा सके। जैसे लोगों को बीमारी है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई दवाई ऐसी होती है जिससे लोगों को बीमारी होती है, बीमारी ठीक होती है, लेकिन उस बीमारी की वजह से हो सकता है, और उस दवाई की वजह से और कोई बीमारी हो सकती है, क्या बोलते हैं उसको, साइड इफेक्ट हो सकता है ना। ये बड़ा जरूरी है आप सभी को यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सभी को इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। ये जो CDSCO है के बारे में आप सभी लोग इसका फुल फॉर्म जानते होंगे। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल। CDSCO का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रल ड्रग्स, अच्छा हाँ ये रहा आपके पास यहाँ पे जाएगा। इसकी जो मॉनिटरिंग एजेंसी कौन है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरी तरीके से एक ऐसा इनिशिएटिव लेकर आया गया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जिससे ड्रग रेगुलेटरी मॉनिटर किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके, और इसका मेन एम ही यही है, ड्रग सेफ्टी और क्वालिटी हर जगह एक जैसे। समझ में आ रही है बात आप सभी को? यहाँ का इसका मेन एम क्या है कि जो है ड्रग सेफ्टी है, ड्रग सेफ्टी है, एंड जो क्वालिटी है, मेन जो चीज क्वालिटी है, ये चीजें हर जगह जो है वो आपका स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके, सेफ्टी क्वालिटी। अब इसके बाद आप सभी लोगों के बारे में और बता दूं कैसे काम करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं। आपके पूरे भारत देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, वो आपके कितने हो जाएंगे? 27। मतलब 27 जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, हाँ, आपके देश के अंदर 27 मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं इसके लिए, 27 मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं। और उसके बाद आप सभी को इसके बारे में बता दूं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन देखिए बनाया जाएगा 27 स्टेट में है, वो मात्र आपके 30 स्टेट्स में, 30 स्टेट में किया जाएगा। आपकी जो यहाँ से ड्रग्स बनाए जाएंगे, और 5 ऐसे इंडिसेस हैं आधारित पे ये दवाइयाँ बनाई जाएंगी। वो आपकी 5 थीम वो हैं, रिसोर्सेस, या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लाइसेंसिंग एक्टिविटी हो गई,
सर्वेलेंस एक्टिविटीज होगी या रिस्पॉन्सिवनेस, इन सभी के आधार पर ये सारी दवाई चाहिए, जिससे आपके देश के अंदर जो है ये इस बात की इंश्योरिटी बन सके कि आप जो दवाई बना रहे हो पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। और इसमें क्या होगा, जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करी जाएँगी आपके ड्रग्स अथॉरिटीज़ के द्वारा, उस मैन्युफैक्चर्ड दवाई को जो हर महीने 25 तारीख को आपको सीडीसीओ को जमा करना पड़ेगा। मतलब अपनी उसकी रिपोर्ट पूरी जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद ही जो है आपके उसके अगले महीने मतलब 25 तारीख को आप दवाइयों को रिपोर्ट जमा करेंगे और 25 से अगले महीने 1 तारीख को जो है आपकी रिपोर्ट जारी करी जाएगी कि आपकी दवाई जो है कितनी बेनिफिशियल है, लॉन्च करना चाहिए या नहीं लॉन्च करना चाहिए। और आपके पूरे कंप्लीट स्टेट्स के साथ और यूनिट के साथ जो है दवाई को लॉन्च किया जाएगा। और फिर उनको उनके क्वालिटी को देखा जाएगा कि और भी अगर कोई दवाई के अंदर या कोई चेक क्वालिटी के अंदर है तो इम्प्रूव किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आप सभी लोग इसका ध्यान रखिएगा। इसकी जो ओरिजिनेटर है वो कौन है, आपकी सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी हैं। तो उन्होंने कौन सी इनिशिएटिव लिया है, तो स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्स जो है इस पहल की शुरुआत करी है। किसने करी है याद रखेंगे आप सभी लोग, पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी ने करी है। क्लियर है सभी लोगों को? क्या है श्रेष्ठ इनिशिएटिव, समझ में आ गया? श्रेष्ठ इनिशिएटिव बेसिकली क्या है, आसान सी भाषा में एक वर्चुअल एक असेसमेंट टूल। क्या है, एक असेसमेंट है तो स्टेट्स को बताएगा कि वो किस लेवल पर हैं और मैच्योरिटी सर्टिफिकेट क्या इम्प्रूव, तब क्या इम्प्रूव करके वो दवाइयों को और बेहतर बना सकते हैं। ये इस तरीके का एक वर्चुअल गैप असेसमेंट टूल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? पोटेंस है ये। इसकी जो इंडेक्स जारी करी जाएगी, इस इंडेक्स की वजह से हर स्टेट सोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग प्रोसेस, सर्वेलेंस या फिर डिजिटल सिस्टम में प्रूफ देखने को मिलेगा। और ड्रग सेफ्टी हर इंडियन सिटीजन श्योर होगी, चाहे वो किसी भी स्टेट या फिर किसी भी एरिया में। ये कुल मिला के कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन थी। इस उम्मीद आशा के साथ इस वाले इंफॉर्मेशन को खत्म करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है बेटा, जिला बाढ़ गंभीर एफएसआई किसने विकसित किया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये आपके डीएफएसआई के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। डीएफएसआई है क्या? एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो एफएसआई, इसको देखो वर्ड से लग रहा है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी। फ्लड सीवियरिटी को जब ये देखेगा कि जो आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, फ्लड सिवियरिटी इंडेक्स आपको बताएगा कि फ्लड की इंटेंसिटी जो है वो और कितना इम्पैक्ट कर सकती है, को मेजर करेगा। और उसको बहुत ही तरीके से प्लान किया जा सके जिससे लोगों को जान ना जाए। ठीक है, लोगों को बचाया जा सके कि फ्लड सिवियरिटी से। जैसे आपको पता है पटना एक ऐसा शहर है या फिर कह लीजिए राजधानी है जैसे बिहार की, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है फ्लड। बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्लड है, हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, पटना हो गया, महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है, आपके अलग अलग कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन आपका जो असम एरिया है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है, डिस्ट्रिक्ट फूड सेवरिटी इंडेक्स जो एक ऐसा इंडेक्स है जो हर डिस्ट्रिक्ट में फ्लड हिस्टोरिकल सेवेरिटी जो रिकॉर्ड्स के बेस पर कैलकुलेट। ठीक है, याद ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्या है ये, एक आपका हिस्टोरिकल सीवियरिटी को देखेगा। सीवियरिटी, हिस्टोरिकल सीवियरिटी का मतलब समझ रहे हैं, आपके पिछले सीवियरिटी को देखेगा कि पहले इस एरिया में कहाँ कहाँ कब कब फ्लड आया है और कितना नुकसान हुआ है। बिहार पे ये एरिया को जो है टैक्स को जारी किया जाएगा। इसमें ये भी दिखा जाएगा कि कितने लोग जो है वो अफेक्टेड हुए हैं। ठीक है, मतलब पिछले जब फ्लड आया है, अब कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं, कितना ज्यादा ये फ्लड जो है कितना ज्यादा एरिया में ये फैला हुआ है। इसके बाद मतलब ये कितना एरिया में फैला हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा एरिया तक इसका नहीं पहुंचा है और कितना टाइम तक ड्यूरेशन रहा है। ये जो आपका इंडेक्स बनाया जाएगा इसी बिहार पे ना, मतलब अब कितनी बार आया है ये फ्लड, कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं और कितना एरिया तक ये फ्लड रहा है और कितने समय तक ये
चाहे वो किसी कितने दिन हो या कितने महीने तक है, इन सभी को। ये एक्चुअल में इस डीएफएसआई का मेन आपका एम है। इसका पर्पस ही यही है कि जो फ्लड प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ प्लानिंग में पूरी तरीके से हेल्प करना इन एम रखा गया है। इसी तरीके से आप सभी लोग यहाँ पे सवाल आपसे पूछा है कि इसके द्वारा ये इंडेक्स जो डेवलप किया गया है, तो आंसर क्या होगा आपके आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर द्वारा। तो आपका बोथ ए एंड बी दोनों ही सही आंसर हो जाएगा। ये डेवलप किया गया है डिस्ट्रिक्ट सिविलिटी इंडेक्स किसके द्वारा, ए गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी दिल्ली के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, भारत के जिलों में बाढ़ की जो स्थिरता है उसके डेटा आधारित मूल्यांकन करना, ये इसका मेन एम है। सबसे ज्यादा बाढ़ अगर देखें कहाँ पे आती है, आपके पटना में आती है बिहार के अंदर, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया। यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपके मुर्शिदाबाद, आपके उस पश्चिम बंगाल एरिया में, महाराष्ट्र के ठाड़े वाले एरिया में, उत्तर प्रदेश में गंटूर में, अलग अलग इस इन जगह पर अलग अलग इन जिलों में देखने को मिलता है कि जो बाढ़ वाला एरिया है काफी इम्पैक्ट। अगला सवाल है आपके पास, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तिका है, हु ऑथर्ड द बुक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं सवाल। तो आप सभी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, पीयूष गोयल, राम मेघवाल या बी आर गवई। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपके फॉर्मर आपके क्या रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक के जरिए धनंजय यशवंत जी ने अपने विधि को, न्याय को और डिसीजंस को कैसे अपने एरिया में लिया और अपने उसको पूरी तरीके से इस आपके बुक के अंदर इन्होंने अपना पूरा जो है एक्सपीरियंसेस हैं वो इन्होंने लिखा। ठीक है, अगला सवाल है, इंडिया हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द विच कंट्री बाय लैंड। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, कि जो बांग्लादेश के बीच में आप सभी है काफी ज्यादा जो है वो आपका इश्यूज चल रहे हैं, सभी लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से याद है। आप सभी लोगों को कि बांग्लादेश के बीच में हमारे देश का थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज, अलग अलग तरीके की, ना ही सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आपके बांग्लादेश में हमारे इससे चल रहे हैं। इसी वजह से जो है भारत ने जूट प्रोडक्ट्स जो है वो आपके इंपोर्ट के ऊपर रोक लगा दिया है बांग्लादेश। ठीक है, तो आइए इस न्यूज को थोड़ा पहले समझने का प्रयास करते हैं। जो इंडिया ने ना बांग्लादेश से उसका लैंड रूट से, जमीन से जो आपका भेजा के ऊपर पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब जो बैन में है वो प्रोडक्ट्स क्या क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जूट से बने हुए कोई भी ऐसा कपड़ा उस बैन कर दिया है। जूट से कोई भी बनी रस्सियां, जैसे ये बैन कर दिया गया है। जूट से बनी कोई बोरियां हैं या थैली है, बैन कर दिया। और कोई भी ऐसे वेस्ट फाइबर या कोई ऐसे प्रोडक्ट जूट से बने, तो लैंड रूट्स के थ्रू जो है वो इसे बंद कर दिया गया है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसके पहले भी मैं आप सभी को बता दूं, जून में ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। और अब जो है सिर्फ यहाँ पे आप बोलोगे अब कैसे फिर यहाँ पे हमारे देश के अंदर बांग्लादेश से कुछ सामान आना होगा, तो या जूट प्रोडक्ट्स आने होंगे तो कैसे आएंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो नाव सेवा सी पोर्ट, NHA, नाव सेवा सी पोर्ट जो है, नाव सेवा सी पोर्ट जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इस नाव सेवा सी पोर्ट के जरिए ही आपका जो है इंपोर्ट अलाउड होगा। अब लैंड का ये कहाँ पर है साथियों, तो आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में। क्लियर है आप सभी को, तो अब यहीं से अलाउ होगा। ठीक है, आपके सी रूट से, लैंड रूट से अलाउ नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। इसके पीछे कारण क्या है आप सभी को है, इंडिया बांग्लादेश के जो बीच रिलेशन है काफी ज्यादा टेंस, ट्रेड बहुत पूरी तरीके से बैलेंस हो रखा है। पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। और पहले से भी अगर देखें, गारमेंट्स और ट्रांसशिप एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का एक प्रोसेस होता है, उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी
ठीक है? आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस वजह से जो है इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब इसके फ़ायदे क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसको थोड़ा-सा अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है, वो कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम वहाँ से इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो उनका एक्सपोर्ट रुकेगा, कम होगा। और दूसरा, हमारे देश के लिए तो हमारे देश का लोकल, हमारे देश का जूट है, वो हमारे देश का लोकल जूट इंडस्ट्री है, उसके अंदर कहीं न कहीं जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ने को देखने को मिलेगा, हमारे देश की जूट इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल सकेगा। समझ में आई बात? हमारे देश की इंडस्ट्री को बेनिफिट देखने को मिल सकेगा, और जो हमारे देश के पॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं वो और भी तो ये कहीं न है आप सभी के लिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो रोक लगाए गए हैं, तो आप उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। बांग्लादेश के बारे में अगर समझने का प्रयास करें, राजधानी है ढाका, राष्ट्रपति यहाँ के हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन और मुख्य सलाहकार हैं यहाँ के मोहम्मद यूनुस, और बांग्लादेशी टका है यहाँ का करेंसी। स्वतंत्रता सेनानी, हमने ही इनको आज़ाद कराया पाकिस्तान से, 26 मार्च 1971 को, याद हो आप सभी लोग। संविधान इनका जो है 16 दिसंबर 19 लागू किया गया था। क्लियर है आप सभी लोगों को? है, अगर हम लोग देखें ना, हम हमारा अच्छा खासा इनके साथ ट्रेड था। हम सिर्फ और सिर्फ $2 मिलियन तक का हम लोग सिर्फ इनको एक्सपोर्ट करते थे, और 11 से 12 अप्रॉक्स, जहाँ तक मुझे याद है, $24 मिलियन तक, पॉइंट कुछ 24 बिलियन डॉलर तक का हम लोग इस तरीके का हमारा इनके साथ ट्रेड अभी बिटवीन में अगर देखोगे 2023-24 की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल है आपके पास, द उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज हैज टेकन प्लेस बिटवीन यूएस एंड विच कंट्री? उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, आप सभी को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पहले है क्या, बहुत अच्छे से पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि उल्ची फ्रीडम शील्ड है क्या। देखिए, ये एक एक्चुअल में, समझिए ये क्या है कि एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि साउथ कोरिया, ये क्या है आपका एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बेटा, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या? ये आपका जो उल्ची फ्रीडम शील्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज जो कि हर साल ये बनता है, और ये एक ऐसा मिलिट्री एक्सरसाइज साउथ कोरिया बीच होती है। किसके किसके बीच होती है बेटा? साउथ कोरिया और आपके एंड यूएस के बीच में, ठीक है, यूएस के बीच में, इन दोनों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बनती है। इसका एम है कि मिलिट्री जो तैयारी है और कॉपरेशन, तैयारी और कॉपरेशन को और भी ज्यादा इनके बीच में स्ट्रॉन्ग करना, ताकि कोरियन जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला है, उसके आसपास के रीजन की रक्षा की जाए। कोरियन पेनिनसुला है, इसके आसपास की जो रीजन है, इसकी पूरी तरीके से सुरक्षा की जा सके। इसकी बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे, 1960 में, आपको सभी को बता, 60 में शुरू हुई थी एक तैगुक एक्सरसाइज के नाम। तो अभी आप ये फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज कह रहे हो ना, इसको पहले इस नाम से नहीं जाना जाता था। तो 1960 में ताइगुक ताइगुक एक्सरसाइज के नाम से जाना, ताइगुक एक्सरसाइज के नाम से जाना। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर इसी का नाम चेंज, उल्ची फोकस लेंस हो गया। टाइम बाद इसी का नाम जो है चेंज करके उल्ची फोकस लेंस हो गया, उल्ची फोकस लेंस एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद जो है मेरे भाई, 2008 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया। 2008 में इसका नाम चेंज, उल्ची फ्रीडम गार्जियन हुआ। 2008 में इसका नाम क्या हुआ? उल्ची फ्रीडम गार्जियन, ठीक है, उल्ची फ्रीडम गार्जियन इसका नाम हुआ, ठीक है। और अब फाइनली जो है इसका नाम चेंज, फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्ट, इसको अब इस समय रिसेंट में जाना जाता है। इस साल एक्चुअल में इसकी खास बात ये है, तो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं, रिस्पॉन्स को टेस्ट किया जाएगा, और मॉडरेट जो वॉरफेयर में बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, उसको हम मतलब उसको ये लोग जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे।
ये इसका मेन इम्पोर्टेंस है, इसकी मेन खास बात है इस साल, इस वजह से ये जो मिलिट्री है वो करी जा रही है साउथ कोरिया और आपकी यूएस के बीच में। और साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी ये एक्सरसाइज एक रोकथाम काम करती है, जिसमें नॉर्थ कोरिया के एग्रेशन के अगेंस्ट में रहती है। नॉर्थ कोरिया जानते हो आप सभी लोग, बहुत बढ़िया से जानते होगे भैया, है ना? तो उसकी जो एग्रेशन है उसके ऊपर रोक लगाया जा सके, और साउथ कोरिया और यू डिफेंस टाई अप है स्ट्रांग बनाया जा सके, इसका मेन एम है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका यूएस के साथ मिलिट्री, आंसर होगा इसका दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। तो आप सभी लोग इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है कि ये किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, कोरियन पेनिनसुला के बीच में जो उसको है उसको पूरी तरह से स्ट्रेंथ किया जा सके, इसको बचाया जा सके, सिक्योर किया जा सके। 1960 में इसको हमने शुरू किया था, और किसके नाम से जानते थे, क्या था, सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सवाल है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के राज को मान्यता देने, which country has announced to recognize the state of Palestine in UN जनरल असेंबली? बहुत जरूरी सवाल है के लिए, बहुत दिनों से इसके बारे में आप सभी लोग होंगे कि पैलेस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करने वाले देशों के बारे में बहुत सारी चीजें। ठीक है, आइए समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। देखिए, दुनिया के काफी सारे देश इस दिन को सॉवरेन स्टेट, संयुक्त राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जिसमें आप सभी को अभी तक आप सभी को बता दूं, 140 प्लस नेशंस, लोगों ने 140 देशों ने, प्लस नेशन, इसको रिकॉग्निशन में सपोर्ट किया। रिकॉग्निशन का मतलब यह है कि इसको एक राष्ट्र का, इसको राष्ट्र का एक नाम दिया। देश मानने का मतलब है इसको यूएन के अंदर शामिल करना। ठीक है, और भी जो भी इनके डिसीजंस होते हैं नेशनल नेशनल एरियाज में, इंटरनेशनल एरियाज में इनका पार्टिसिपेशन लेना, ये है एक्चुअल में राष्ट्र निर्माण का मतलब। आप सभी को बता दूं, 1988 में 1908 1988 में फिलिस्तीन नेशनल काउंसिल जो बना था, पीएनसी, फिलिस्तीन नेशनल काउंसिल, 1988 में फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया। इन्होंने मतलब खुद का ही अपना नेशनल काउंसिल बना के आपको इन्होंने देश, एक राष्ट्र के रूप में है, वो घोषित किया था इंटरनेशनल। उस समय का देशों ने इसे मैं भी कुछ पहचाना था, रिकॉग्नाइज करने का प्रयास किया था। फाइनली 1990 में, 2000 में, फिर 2010 में भी ऐसे बहुत सारे नॉन वेस्टर्न कंट्रीज रहे जिन्होंने देश को मानने के लिए रिकॉग्नाइज किया, सपोर्ट किया। फाइनली जो है, इस बार आप सभी को बता दूं, 140 प्लस देशों ने, 145 मानिए, 145 प्लस देशों ने सपोर्ट किया कि भैया इसको एक स्टेट बना देना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल भाषा में स्टेट को कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अगर इसका इंपोर्टेंस देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक सेंसिटिव इशू भी है, और इसराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसमें आप सभी को अब आप सभी को पता ही दिया कि कंट्री को, फिलिस्तीन को एक ऑफिशियल नेशन के रूप में ट्रीट करना है। क्लियर है? आप, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा इसके बारे में समझने का प्रयास करें। यहाँ की घोषणा जो है क्या किसके द्वारा करी गई है? आपके प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के द्वारा जो है ये घोषणा करी गई है। मंच कहाँ से करी गई है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 80वां सत्र है, 80, तो आपका सत्र है 2000 सितंबर का, 2025 का, उसमें ये करी जाएगी। और आप सभी को बता दूं, इसका ऑब्जेक्टिव है कि फिलिस्तीन लोगों को स्वतंत्र राष्ट्र के अधिकार को मान्यता देना। 140 प्लस देशों मान्यता दे चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिलिस्तीन के बारे में थोड़ा समझें। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है रामल्ला है। महमूद अब्बास इसके प्रेसिडेंट हैं इनके, और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफा हैं। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है इजरायली शेकल्स, और जॉर्डेनियन दिनार, और इजिप्टियन पाउंड। ठीक है, ये आपकी यहाँ की करेंसी है। आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, विच इंडियन इनिशिएटिव हैज बीन अवॉर्डेड द इक्वेडोर प्राइज बाय द यूनाइटेड नेशन? दो, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, एक ऐसा इनिशिएटिव जो है लेकर आती है, इसका नाम है बीबी फातिमा। क्या नाम है? बीबी फातिमा।
इन्होंने एक अपना खुद का सेल्फ हेल्प ग्रुप ये चलाया था। आप सभी को बता दूँ इन्होंने अपना जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया था और जिसमें आप सभी को मैं इनके बारे में बताऊँ कि इन्होंने अपना ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्रॉक्स आपको बता दूँ 2018 में के बारे में बताता हूँ 2018 में मात्र 15 महिलाओं के साथ इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किया और स्टार्ट करके आज के डेट में आप सभी ऐसे गाँव में 30 इसके अंदर 30 विलेजेस के अंदर अप्रॉक्स 5,000 किसानों को 5,000 फार्मर्स को जो है आज ये जो ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसके द्वारा मदद मिल पा रही है 5,000 किसान। एक्चुअली सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है आप सभी जानते ही होंगे कि कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाना फिर फाइनेंशियली जो है या फिर किसी से हेल्प करना जो भी उनके टीम में या फिर उनसे अलग जो है मदद पहुंचाया जा सके और आपस में चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। ये इसका मेन एम ठीक है। तो आप सभी को बताऊँ वहाँ के जो किसान जो मिलेट बेस्ड मिक्सिंग क्रॉपिंग है, इस पे इन्होंने काफ़ी हेल्प करी है। इसके द्वारा यूनाइटेड नेशंस की वजह से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है 2025 में इनको अवार्ड दिया गया है आपका क्या नाम है उस अवार्ड का इक्वेटर प्राइज। देखिए इक्वेटर प्राइज दिया ही इसीलिए जाता है जब कोई भी ऐसी कम्युनिटी लोकल पीपल्स की हेल्प करती है किसी भी तरीके से वो इस वजह से आपका अवार्ड जो है ये दिया ठीक है। इंडिजिनस पीपल ऐसे बहुत सारे 700 से बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज से क्योंकि अपने लोकल कम्युनिटी को काफी हेल्प पहुंचा रहे हैं रूरल एरियाज में ठीक है। जिसमें कैश प्राइस जो है वो 10,000 हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा जो भी यहाँ पे इस यूएनडीपी के द्वारा ये जो एक प्राइस दिया गया है उसमें। अगला सवाल आपके पास है। अच्छा अगला सवाल के बारे में थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके बारे में तो मैंने बता दिया 30 गांव में 5,000 प्लस किसानों को इन्होंने जो बताई है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें यहाँ पर दिया है इन्होंने तीर्था गांव जिला हावेरी कर्नाटक के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था। इसमें आज मुख्य कार्य इसका क्या रहा मेन वर्क क्या था कि जो मिलेट अनाज है उसकी खेती को बढ़ावा देना, बैंक का तैयार करना, सौर ऊर्जा सोलर बढ़ावा देना और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जा सके उस पर काम करना जैव विविधता के संरक्षण पर। ये इसके मेन एम। ठीक है भाई आते हैं अपने सवाल पे। ठीक है भाई क्लियर है आप सभी लोगों को। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा प्लीज कमेंट करके सभी लोग समझ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो भी अगर चीज ठीक है। अगला सवाल है आपके पास हर क्रिकेट एसोसिएशन के लाल कौन हु हैज बिकम द ओम्बड्समैन ऑफ बिहार के ओम्बड्समैन मतलब यहाँ पे समझ ही जाइए कि आज मतलब क्या है कि कुछ गलतियां जो हो रही हैं कुछ भी इलीगल अगर काम हो रहा है उस पर काम करना मेन इसका ये ठीक है। चलिए एक बार फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा जितने भी बच्चे हैं ठीक है। चलिए तो सवाल आपके पास यहाँ पे आ गया तो रिटायर्ड एक जज है इनका नाम है एल नागेश्वर राव। इनको जो है आपके ओम्बड्समैन चुने गए के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें हम लोग तो इनको लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है आपके बीसीए के जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं का नाम एल नागेश्वर राव है। और साथ ही साथ इनका उद्देश्य है कि बीसीए के जो पद अधिकारी हैं वहां पे किसी भी तरीके का जो एक्टिविटीज करे जा रहे हैं किसी ऑफिशियल्स के द्वारा उसको रोका जा सके उस पर जो है इन एम ये है इस वजह से इनका जो है नियुक्ति करी गई है। क्लियर है आप सभी लोगों को। इससे संबंधित है आपके बीसीए क्रिकेट से संबंधित है कि कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है आपके बीसीसीआई के द्वारा आपके पूरे देश के अंदर जो हैंडल करता है आप सभी को पता है। पटना बिहार में इसका हेडक्वार्टर है आप सब लोग जानते हो। और इसका काम है ऑर्गेनाइजिंग स्टेट लेवल क्रिकेट कंपटीशन। नेशनल लेवल पर जो आपके नेशनल लेवल पर क्रिकेट करा रहा है वो कौन करा रहा है बीसीसीआई। स्टेट लेवल पे बिहार स्टेट पे जो करा रहा है वो कौन करा रहा है आपके स्टेट लेवल क्रिकेट आपका बीसीए। और आपको पता है धांधली किस ऐसा कोई गवर्नमेंट बॉडी है जहाँ पे धांधली नहीं होती हो।
उन धांधली को ही रोकने के लिए इनको अगला सवाल और आखिरी सवाल है, इसके बाद हम लोग इसको 2 मिनट के अंदर इस सेशन को एंड करेंगे। 15वां जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप जो है किसने जीता है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पंजाब में या फिर हरियाणा में? क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? देखिए, आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूं, जो है झारखंड आपका बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? झारखंड बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्होंने 15वां जूनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप जिसका है वो इन्होंने जीता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं, ये टीम लगातार दूसरे लगातार मतलब पिछले साल भी जीती, इस साल भी 15वीं राष्ट्रीय महिला है, जिसमें झारखंड ने फाइनल में हॉकी हरियाणा को 2-1 से हराया है। फाइनल मुकाबला जो हुआ है काकीनाडा और के बीच में हुआ है। और आपके बीच में बता दूं, झारखंड ने जूनियर राष्ट्र खिताब 4 बार कुल जीत चुका है। पिछली बार भी जीता था, इस बार भी जीता है। इसमें 2018, 2024 और 2025 में ये खिताब जीता है। और 2025 में झारखंड महिला टीम की जो तीनों राष्ट्रीय श्रेणी है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर, अब तीनों ही खेल में, तीनों ही वर्टिकल में आपकी 2025 की जो झारखंड महिला हॉकी टीम है, इन्होंने जीत हासिल करी है। चलिए, आइए 2 मिनट के अंदर हम लोग समझते हैं कि अभी रिसेंट में कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताएंगे। जो जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर, सभी को जो जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, शाहरुख खान को चुना गया है। आपके इंडसइंड के और सी राजीव गया है। और शशि प्रकाश गोयल जी को चीफ सेक्रेटरी गया है। फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज डॉक्टर मयंक शर्मा जी को गया है। 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है आपके से बयान के द्वारा वत्स बयान को चुना गया है। शशि भूषण सिंह जी को नई दिल्ली चीफ के रूप में, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप और सीईओ ऑफ एयर न्यूजीलैंड के लिए है निखिल रविशंकर जी को चुना गया है। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो ये कुछ हाल ही में जो है अपॉइंट हुए हैं, रिसेंट के हैं। अब आपके लिए होमवर्क में एक सवाल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ाया हुआ है। कमेंट में आप सभी लोग का आंसर कमेंट में करना है। क्या है सवाल? उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास अमेरिका और किसके बीच में हुआ है? उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज हैज टेकन प्लेस बिटवीन यूएस एंड विच कंट्री? ये होमवर्क है आप सभी के लिए। इस उम्मीद आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको क्लास पसंद आया होगा और आपने अपने यहाँ समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करते रहिए। ये होमवर्क है आप सभी के लिए, जो सवाल है कमेंट आंसर कीजिए। और साथ ही साथ जैसा भी आपको सेशन है और आप जितने भी बच्चे हैं, आप ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऐसे ही अमेजिंग सेशंस को देख, अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर। आपको आने में बहुत मेहनत लगती है और ये हर एक एग्जाम के लिए है बच्चों को। जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हर एक आपका था। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।